भीमराज जी के पास में हम लोग चलते हैं जरा, क्योंकि आपने जो बात कही है एक तरीके से उन पर आरोप भी है कि भाई आपने कुछ भी पूरा नहीं किया, आपने कुछ भी काम नहीं किया, 5 साल में आपने क्या किया ये डिलीवर नहीं किया और ये संदेश भी आप लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, यानी कि 5 साल आपने टाइम पास कर दिया। ऐसा कुछ संदेश जो है आपने अभी तक के अपने वक्तव्य में कहने का प्रयास किया है। भीमराज जी, ये बात तो देखिए नेशनल क्राइम ब्यूरो में भी ये बात आती है, हम भीलवाड़ा की घटना, अब ये घटनाओं का जिक्र तो बार बार होता ही है, अखबारों में भी होता है, सोशल मीडिया पर भी होता है। भीलवाड़ा में जिस तरह की घटना हुई ये कलंक होता है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जो कि जहां पर अगर कोई मंत्री ये कहता है कि मर्दों का प्रदेश है, हालांकि वो कहने वाले मंत्री को भी सजा मिली, राजस्थान की जनता ने हरा दिया जी। तो ये बात होती है। अगर ऐसी बातें कही जाएंगी और मंत्रियों के मुंह से कही जाएंगी तो हम चाहे दूसरे देश के, दूसरे प्रदेश के लोगों के बारे में, केंद्रीय नेतृत्व के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन आप क्या कर रहे थे? नेशनल क्राइम ब्यूरो कहता है, रिकॉर्ड कहता है। सर, जो भी घटनाएं घटी आप देख लीजिए, जिसके अंदर कार्रवाई नहीं हो तो ये बताइए, जिन्होंने मंत्री ने वक्तव्य दिया उससे हाथों हाथ माफी भी मांगी गई कि मेरे से गलती होगी। और जो आंकड़े हैं वो आंकड़े इसलिए हैं कि उनमें हर किसी को बख्शा नहीं गया, सब पे कार्रवाई की गई। जहां तक पेपर लीक की बात है तो राजस्थान पहला प्रदेश है जिसमें कानून बनाया गया और आजीवन कारावास का बनाया गया, और उनकी संपत्ति थी उसको भी कुर्क करने का एक विधानसभा से कानून पारित कराया गया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं भाजपा बताते, यदि जल्दीबाजी थी तो आप संसद से भी कानून प्रवास, आपके पास तो बहुमत था, करना चाहिए था। और जहां आपकी सरकारें हैं दूसरे प्रदेशों में, वहां भी ये कानून होना चाहिए था। हमने कानून बनाया ताकि कल को फ्यूचर के अंदर कोई दूसरी घटना हो तो हाथों हाथ उनमें कार्रवाई हो उसके। महिलाओं के अंदर हमने टॉलरेंस रखी कि किसी को हमने अपराध के अंदर किसी को संरक्षण नहीं दिया। जैसे कि बिल्किस बानो के बारे में इन्होंने स्वागत किया, चिन्मयानंद की उन्होंने मदद की, कैसे महिलाएं जंतर मंतर पर बैठी थी, जो देश का तिरंगा वर्ल्ड के अंदर लहराया था। क्या चिन्मयानंद कुलदीप सेंगर वाले मामले में देख लीजिए, देखिए वहां अगर हम दूसरे स्टेट्स के जाएंगे तो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, बात थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन हम अब ये कहें कि काम आगे ऐसा नहीं होगा। मैं तो उम्मीद करता हूं आप किसानों के मामले में जो 19,000 किसानों की बात कर रहे थे, क्या वो खुद जमीन वापस दिलाएंगे? क्या किसानों को सस्ती यूरिया डीएपी दिलाएंगे? क्या महिलाओं के अपराध बंद करवा देंगे? तो मैं तो ये उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। विकास, कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा भी एक प्रश्न है कि डीडी राजस्थान की टीम राजस्थान के कोने कोने पर पहुंची और वहां की जनता के मुद्दे और समस्याओं के बारे में जाना कि धरातल पे जो योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसी का खामियाजा आपको इस 16वीं विधानसभा की गठन को लेकर जो चुनाव है उसमें भुगतना पड़ा है? सर, मैंने अभी कहा कि इन सभी चीज़ों का हम विश्लेषण से समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद इन चीज़ों पर आएगा कि कहाँ अपनी कोई कमी रही हो या कोई अपने संगठन की तरफ से या सत्ता की तरफ से कोई रही हो, ताकि उसके बारे में हम समीक्षा कर सकें और इनकी समीक्षा के बाद ही हम पूर्ण विस्तार से आपको अवगत करा पाएंगे। चलिए, आपने कहा समीक्षा करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ में जो भाजपा के प्रवक्ता हैं जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इस तरह की गुजरात के बाद में ऐसा कहा जाता है कि ये एक तरीके से हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर देखा गया, कि गुजरात में देखा गया, हम मध्य प्रदेश में देखा गया, मध्य प्रदेश में लहर बढ़िया चली है। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में ऐसा क्या हो जाता है कि सरकार जो है वो राज रिवाज ये लगातार बदलता रहता है। राजस्थान में आप क्या किसी तरीके से एक ऐसा इनपुट नहीं दे पाते हैं कि लगातार 10 साल 15 साल, मध्य प्रदेश में 18 वर्ष हो गए, ये चौथा कार्यकाल था। छत्तीसगढ़ में आपने 15 साल लगातार सरकार चला, यूपी में दूसरा है, लेकिन राजस्थान में हो ही नहीं रहा ऐसा कुछ भी। कहां गड़बड़ करते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जन आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है, और आप देखेंगे अब जो शासन होगा वो हमने यही, हमारा जो संकल्प पत्र है, जिस संकल्प के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें यही है कि महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित राजस्थान होगा। पर्यटन के क्षेत्र जो आज इतना बड़ा ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है राजस्थान, उसमें पर्यटन की बहुत बड़ी भूमिका है, उद्योग का दर्जा है। तो जहां शांति होगी, जहां सद्भाव होगा, वहीं पर्यटन बढ़ेगा। तो ये कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आप देखिए, युवाओं को जो इन्होंने सिर्फ वादे किए और छलावे किए और किस तरह से यहां माफिया राज को पनपाने का काम किया, उस माफिया राज को हम खोद के निकालेंगे और उसको सजा दिलाने का और जेल के पीछे भेजने का काम करेंगे। आप देखिए, हमने जो संकल्प लिया है वो यही लिया है कि हेल्थ स्ट्रक्चर, जो स्वास्थ्य का ढांचा है, उसमें हम 40,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे ताकि राजस्थान में अस्पतालों का अच्छे से निर्माण हो सके, वहां डॉक्टर्स की कमी ना हो, वहां पैरामेडिकल स्टाफ की कमी ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ना हो। चलिए, आपने जो बात की 40,000 करोड़, ये रकम बहुत अच्छी लगती है, हमें तो ये चाहिए कि लोगों, जनता को मिले। हमारे साथ करौली से संवाददाता जुड़ गए, धर्मेश शर्मा जी, आइए जरा उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार धर्मेश जी। जी धर्मेंद्र जी, बोलिए, बताइए करौली से क्या समाचार है? देखिए बताना चाहूंगा, करौली में भाजपा ने करौली और सपोटा सीट को जीतकर
परचम फहराया, जबकि हिंडौन और टोड़ा भीम में कांग्रेस जीतने में सफल रही है। यहाँ से बड़ी खबर ये है कि जो तपोटरा से विधायक थे वर्तमान में और मंत्री भी रहे, पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा चुनाव हार गए और वो जिले में सबसे बड़ी हार का अंतर से हारे हैं। 43,834 मतों से रमेश मीणा हारे हैं, जबकि करौली से जो दर्शन सिंह गुर्जर है वो सबसे छोटी हार रही है और 2143 मतों से वो जीतने में सफल रहे हैं। इसी प्रकार हिंडौन से कांग्रेस की अनीता जाटव और टोड़ा भीम से घनश्याम मेहर जीतने में सफल रहे हैं। जी, यानी कि यहाँ पर जो चीजें आई हैं वो थोड़ा सा मिली जुली चीजें आई हैं, किसी के पास में पूरी तरीके से गया हो ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, पिछली बार जब सरकार थी तो उस समय करौली से 3 कांग्रेस के विधायक थे और 1 बसपा से विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन यह बड़ी बात यह है कि 2 जो विधायक थे वर्तमान विधायक, उनका कांग्रेस ने टिकट काटा था और 2 जो वर्तमान विधायक है उनको भरोसा जताते हुए टिकट दिया था और जो उनको टिकट दिया वो दोनों टिकट हार गए। इस तरह से कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक है वो भी यहाँ अपनी जो विधायक है उसे दोहरा नहीं सके। जी ठीक जी विकास। जी नीतीश, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, बाड़मेर की जो शिव की जो विधानसभा सीट है वो काफी दिनों से रोमांचक सीट थी और वहां पर एक हॉट सीट को भी माना जा रहा था, क्योंकि यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे, बागी प्रत्याशी के तौर पे भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से करीबन पंचकोणीय मुकाबला चल रहा था, जिसमें जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी को लेकर भी काफी कुछ माहौल था। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है कि शिव से रविंद्र सिंह भाटी की जीत हो चुकी है। यहां पर कांग्रेस से ही बागी हुए फतेह मोहम्मद वो भी बागी चल रहे थे, जो कांग्रेस से बागी थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बागी खड़े हुए थे, लेकिन इन सब में कड़ा मुकाबला देखने को मिला और आखिरकार शिव में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की जीत हुई है। वहीं अगर सांचौर से की जाए तो सांचौर से निर्दलीय प्रत्याशी जीवाराम की जीत हुई है और बाड़मेर की शिव से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने जीत दर्ज की है। पूरे राजस्थान की निगाह थी कि आखिर शिव में क्या होगा, आखिर सांचौर में क्या होगा, क्योंकि सांचौर में भारतीय जनता पार्टी से जो सांसद है देवजी पटेल है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे और कांग्रेस की तरफ से सुखराम विश्नोई थे जो कांग्रेस की मौजूदा सरकार में मंत्री थे और इन भाजपा से ही बागी हुए जीवाराम जो निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तो कुल मिला के त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर चल रहा था। आखिरकार जीवाराम की जीत हुई है सांचौर में और शिव में छात्र संघ से राजनीति में आए रविंद्र सिंह भाटी ने जीत दर्ज की है। एग्जैक्टली विकास, आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि ये शिव में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी कि एक सोशल मीडिया पर एक पॉपुलर नाम था रविंद्र सिंह भाटी का और उन्हें टिकट नहीं दिया गया, निर्दलीय पर्चा भरा और उसके बाद में जीत भी हासिल कर ली है। अगर हम 1, 2, 3 युवाओं के लिए अगर रविंद्र सिंह भाटी की जो जीत है वो जो युवा राजनीति में आने का जो एक सपना देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक रोल मॉडल के रूप में रविंद्र सिंह भाटी नजर आएंगे। जी एग्जैक्टली। यहाँ पर थोड़ा सा शैलेंद्र जी आपसे और बात करना चाहेंगे कि अगर हम 1, 2, 3, बिकॉज देखिए केंद्रीय चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो डेफिनेटली आप कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाना चाहेंगे और स्पेसिफिक चीजें पर्टिकुलरली तैयारी तो आपने की ही होगी, बताना चाहेंगे कि भाई आते ही सत्ता में हम सबसे पहले 3 काम ये करेंगे। हालांकि आप चीजें बनेंगी, मंत्रिमंडल बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन कुछ तो ऐसी चीजें होंगी स्पेसिफिक। 1, 2, 3 क्या करेंगे? हालांकि शैलेंद्र जी एक बात और, मैं नीतीश की बात में एक बात और जोड़ देता हूं। अब से 2-3 घंटे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में था तो वहां पे कार्यकर्ताओं का यही कहना था, जोश से पूरे लबरेज थे, उनका कहना था कि हम सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं, अब 2024 का फाइनल हमें जीतना है। जी देखिए, ये कोई सेमीफाइनल नहीं था जी। आप देखिए हर विधानसभा और राज्य की एक परिस्थितियां होती है, वहां के इश्यूज होते हैं और क्या विश्वास जनता को दिया जा सकता है वो होता है और जो एक घोषणा पत्र और संकल्प होता है उस पर जनता वोट करती है और जो जिनका शासन रहा होता है जिस भी राजनीतिक दल का, उसका 5 साल का क्या रिकॉर्ड है वो जनता देखती है, उसके बाद वोट करती है। तो आप निश्चित तौर पर मतदाता जो है वो आज होशियार है, समझदार है, वो जानता है उसका हित कहां है। तो आप देखिए किस तरह से राजस्थान में 5 साल सिर्फ कुर्सी की लड़ाई चली और कानून व्यवस्था चौपट हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है, निश्चित तौर पर बनने जा रही है, हमारे विधायक दल की मीटिंग होगी, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना ये भारतीय जनता पार्टी की पहली प्रायोरिटी होगी। दूसरी प्रायोरिटी होगी महिलाओं को सुरक्षित करना, उनका मान सम्मान देना। दूसरी प्रायोरिटी होगी, तीसरी प्रायोरिटी होगी कि किसानों का संबल, उनको किस तरह से सशक्त किया जा सके, उनकी जो खेती है, उनका जो
बागवानी है उसको हम किस तरह से और मजबूत कर सकें, उनके मूल्यों में वृद्धि कर सकें, ये सारी चीजें तमाम आप देखेंगे आने वाले समय में दिखेगी। चलिए शैलेंद्र जी, आपने जो बताया कि सब चीजें आने वाले समय में दिखेंगी, और हमारे साथ अभी एक और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से पंकज मीणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आपका दूरदर्शन स्टूडियो में स्वागत है और आपको बहुत बधाई। जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो परिणाम में अगर बात करें तो 104 सीट वो जीत चुकी है, 115 पर आगे चल रही है, 104 जीत चुकी है, तो किसी की बैसाखियों की आवश्यकता नहीं है। हमसे अभी कुछ देर पहले जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे श्याम जी, तो कह रहे थे कि भाई जब ऐसा 100 के आसपास होता है तो गड़बड़ होती है सरकार चलाने में। अब कोई गड़बड़ नहीं है, आपके पास में खुला एक मैंडेट दिया है राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा दूरदर्शन के माध्यम से जी, कि जिसने राजस्थान की जनता ने अपनी खुशहाली के लिए एक सुखद रास्ता चुना और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जिताया। अभी जैसे पिछली चर्चा में भी चल रहा था, मैं लगातार दूरदर्शन को देख रहा था, पिछले 5 साल मेरे को लगता है कि वास्तव में राजस्थान की जनता ने दुख भोगा है, पीड़ा भोगी है, और उसी का परिणाम था कि आज से कई महीनों पहले ये लगभग जनता ने तय कर रखा था कि कांग्रेस को राजस्थान से सफाया करना है, और यही कारण रहा कि आज हम 115 सीटों के साथ वापस सरकार में आने जा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाऊं निधि जी, 2018 के अंदर जब हमारी सरकार गई थी, जैसा अभी पहले चर्चा में आपका प्रश्न भी चल रहा था कि रिवाज बदलेगा क्या, रिवाज टूटेगा क्या, 2018 में जब हम चुनाव में गए थे तो केवल और केवल 1.5 वोटों से हम परसेंट वोटों से हम पीछे रहे थे, यानी लगभग 1.5 लाख वोटों से हम भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो गई थी। और वो 1.5 लाख वोटों का अंतर भी केवल इसलिए हुआ था कि कांग्रेस ने एक वही जैसा कांग्रेस पिछले 70 साल से करती है, एक भ्रमजाल फैलाती है, एक झूठ बोल के जनता को बरगलाने की कोशिश करती है कि भाई हम ये करेंगे। तो जैसा उन्होंने उसे कहा कि किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, दूसरा इन्होंने एक बड़ा वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन दोनों वादों के कारण से हम एक बहुत कम मतदान के अंतर से पिछली बार सरकार से रह गए थे। परंतु राजस्थान की जनता ने समझा इन 5 साल के अंदर कि कांग्रेस वास्तव में लगातार केवल और केवल झूठ बोलने का कोशिश करती है, और इसीलिए जितनी भी फ्री बिज की स्कीम जो अभी राजस्थान में पिछले 5 महीने 6 महीने में घोषणा की गई, इनके ऊपर किसी के ऊपर भी जनता ने विश्वास नहीं किया, और जनता का किसी भी प्रकार से कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप में विश्वास नहीं होने के कारण ही आज हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। चलिए, हमारे साथ में हमारे एक संवाददाता जुड़े हुए हैं साकेत गोयल जी, जरा उनसे बात कर लेते हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी 105 सीट जीत चुकी है, कांग्रेस 65 सीट जीती है, और अन्य के खाते में 14 सीट इस समय आ चुकी है। ये अब तक का एग्जैक्ट आपको बताया जा रहा है रिजल्ट जो है। हमारे संवाददाता साकेत गोयल इस समय जुड़े हुए हैं सिरोही से। साकेत जी, क्या समाचार? में 3 विधानसभा सीटें हैं, सिरोही, पिंडवाड़ा, आबू और रेवदर, जिन पर से 2 पर भाजपा विजयी हुई है और 1 पर कांग्रेस। जो सिरोही विधानसभा की सीट है और पिंडवाड़ा आबू की सीट है, उस पर भाजपा ने अपना कब्जा हासिल किया है। वहीं जो रेवदर विधानसभा की सीट है, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी मोतीराम कोहली ने जीत दर्ज की है। वहां से 5 वार्ड से भाजपा के जो उम्मीदवार थे जगतीराम कोहली, वो लगातार विजयी हो रहे थे, लेकिन 6ठी बार उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जो समाराम गरासिया है, उन्होंने लगातार 3री बार जीत दर्ज की है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर के सिरोही से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए कहीं पर एक अच्छी खबर है, कहीं पर गड़बड़ी है, क्योंकि लगातार जो जीत रहे थे इस बार हार गए। जी बिल्कुल, जो लगातार रेवदर की सीट पर भाजपा को लगातार 5 वार्ड से विजय मिल रही थी, अब की बार उनको हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस विजयी हुई है। लेकिन पिंडवाड़ा, आबू और सिरोही जो सीट थी, वहां पर भाजपा ने अपना कब्जा हासिल किया है। जो सिरोही विधानसभा सीट थी, वहां पर पूर्व में निर्दलीय जो थे संयम लोढ़ा, वहां पर विधायक थे, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, लेकिन हार का सामना यहाँ सिरोही विधानसभा में करना पड़ा। जी साकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और जानकारी के लिए आपके पास आएंगे। फिलहाल टीवी स्क्रीन की तरफ रुख करते हैं। जो आंकड़े बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अब तक 115 सीटों पर आगे चल रही थी, लेकिन 115 में से 107 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस 65 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं अगर अन्य की बात करी जाए तो अन्य 14 अन्य जो उम्मीदवार है वो जीत चुके हैं। वहीं आपको बताते कि शिव में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी जीत चुके हैं। वहीं सांचौर से जीवाराम जीत चुके हैं।
कांग्रेस ने 65 सीटें अब तक जीत ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 107 सीटों पर विजय हासिल कर लिया विकास। और अगर हम थोड़ा सा अपडेट्स आपको और स्टेट्स का भी दें तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा मैंडेट राजस्थान जो भारतीय जनता पार्टी उसने हासिल किया है। 163 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस ने डेफिनेटली बहुत बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और केसीआर जिनको एक तरीके से पॉलिटिक्स का एक बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट माना जा रहा था, उस केसीआर को जिन्होंने टीआरएस से अपनी पार्टी का नाम बदल के बीआरएस किया, बड़े बड़े विज्ञापन लगवाए, ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल सेकंड पारी केजरीवाल वो जो है वो टीआरएस के केसीआर के तौर पे खेल रहे हैं, लेकिन वो तकरीबन फेल होते हुए दिख गए वहां पर। और छत्तीसगढ़ में भी अप्रत्याशित परिणाम सामने आए। लेकिन अभी हम राजस्थान की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो नतीजे जो हैं वो एक इशारा कर रहे हैं कि आपको राजस्थान की जनता ने मैंडेट तो दे दिया है, लेकिन आपको समझना होगा कि आपको इससे अच्छा मैंडेट मिल सकता था। किसी न किसी तौर पे 20 सीटें आपकी और आ सकती थी, हाइपोथेटिकल है लेकिन आ तो सकती थी, नहीं आई तो इसके पीछे का भी आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार फिर जाएं और फिर हम कहें कि राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा। जी पंकज जी, देखिए ऐसा नहीं है। मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र की जो हमारी यहाँ रचना है हिंदुस्तान के अंदर, उसमें एक सीट का भी बहुमत माना जाता है। और कभी भी जब हम सदन में बैठेंगे तो कभी भी ये काउंट नहीं होगा कि आप कितने मतों से जीत के आए हैं या कितने सीटों से जीत के आए हैं। लोकतंत्र के अंदर बहुमत 51% या 50% से ऊपर का होता है और वो उस बहुमत से हम कहीं आगे हैं। ठीक। तो हमको सरकार चलाने में या सरकार के गठन करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और फिर भी अगर देखा जाए तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो अभी 7 निर्दलीय जीते हुए हैं उनमें से 7 में से 6 वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से निकल के गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा तो वैसे भी बहुत बड़ा है। चलिए पंकज जी, आप ये कह रहे हैं कि जो इतने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से निकल के गए हैं तो उनकी सीट को भी आप प्लस कर रहे हैं एक तरीके से पंकज जी? नहीं, प्लस करने वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सरोवर होता है। ठीक है। अब मैं नहीं समझता कि अगर उसने चुनाव जोश खरोश उसके अंदर लड़ लिया और जीत भी लिया तो कहीं भारतीय जनता पार्टी रीति नीति से दूर चला गया। वो ऐसा कभी नहीं होता। वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रखते ही हैं। तो परंतु फिर भी मैं इन सब बातों के अतिरिक्त एक ऐसी कहीं आवश्यकता नहीं है कि हमको 115 सीटें हमारी पर्याप्त है सरकार बनाने के लिए, चलाने के लिए। तो पंकज जी यहाँ पर एक पॉइंट और, क्योंकि देखिए अभी आपको सीट मिली 115, यहाँ पर कुल मिला के जो वोटिंग परसेंटेज आपका है ये है 75%, यानी कि 25%, क्योंकि ये चीजें भी अभी आएंगी कि 25% वो लोगों ने वोट नहीं किया। उसके बाद में आपने कहा जैसे कि 51% अगर हमें सरकार बनाने के लिए चाहिए तो सरकार बनाने के लिए आपको 51% से ज्यादा मिला है, आपको 55% से ज्यादा मिला है, लेकिन तब भी बहुत बड़ा परसेंटेज है जिसने आपको या तो मत नहीं दिया या फिर मत ही नहीं दिया, किसी को भी मत ही नहीं दिया। तो हमें उन लोगों को भी देखना पड़ेगा और उन्हें भी अपना मान करके, जो कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उन सब लोगों को साथ में लेकर के चलना ये एक बड़ी बात होगी। देखिए बिल्कुल नीतीश जी आप सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र परिष्कार इस विषय के ऊपर बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है और मैं समझता हूँ आज की तारीख में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबका सबसे सुदृढ़ लोकतंत्र भारत का है। परंतु फिर भी इसमें कहीं सुधार की गुंजाइश है। तो इस पर बुद्धिजीवी लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि भाई 51% को ही एक्चुअल वोटर के 51% को ही हम बहुमत माना जाए। परंतु आज के वर्तमान में जो हमारा लोकतंत्र का स्वरूप है उसमें देखिए अभी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कल को अगर ये सुधार होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसा राजनीतिक दल है जो हमेशा सुधार में विश्वास करता है, सुधारवादी संगठन है। हमारे पास एक बार फिर से पंकज जी, हमारे पास एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से भीमराज जी जुड़ चुके हैं। भीमराज जी, एक बार फिर से आपका स्वागत, दूरदर्शन स्टूडियो में आप पधारे। और ये बात आपसे और हम लोग आगे भी करना चाहेंगे कि किस तरीके से जो लोग पर्टिकुलरली हारे, अगर आप ये कहना चाहें कि अगर हम बीडी कल्ला की बात करें, बड़े नाम जो है, प्रताप सिंह खचरियावास की बात करें, जो बड़े नाम है, जो सेटबैक हुआ है, क्या पर्टिकुलर आप कहना चाहेंगे प्रताप सिंह खचरियावास के हारने का क्या कारण हो सकता है? मुखर, सीपी जोशी भी उनमें एक नाम है। सीपी जोशी जी, थोड़ा सा ये 2-3 नामों के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें भीमराज जी। सर जी, इसके बारे में मैं अभी कहना जल्दीबाजी होगी। मैंने आपको पहले कहा कि इसमें हम हमारे संगठन और नेतृत्व बैठ के समीक्षा करेगा, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। ये जरूर है कि हमारे कई सीनियर लीडर्स हैं जो चुनाव हार गए हैं, तो उनके बारे में यही होगा, संगठन बैठ के समीक्षा करेगा, कहाँ गलतियाँ रह गई, कहाँ कोई कमी रही हो तो हम उसको दूर करेंगे, तो फ्यूचर में इस तरह की कोई हमारे को देखने को नहीं मिले। ठीक जी।
चलिए, मुझे लगता है कि ये एक स्पष्ट रूप से है ना एक मैसेज है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को या फिर शायद मेरा किसी भी को है, भी। नीतीश, जी एक जी प्रश्न मेरा प्लीज। भी है, जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, क्या आपको लगता है कि उनमें कहीं ना कहीं जोश की कुछ कमी रही? उनको कोई जोश पैदा करने वाला या इस तरीके से जो स्टार प्रचारक है, या फिर कहीं ना कहीं उनकी जोश की कमी आपको नजर आई कहीं पर? सर जी, कार्यकर्ताओं में कहीं जोश की कमी नहीं है। कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून बरकरार है। और हम आज हमारे को मैंडेट नहीं मिला है, पर हम राजस्थान के किसान, युवा, नौजवान की सेवा के लिए हम अभी भी तैयार रहेंगे। बट जब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो आपने सवाल पूछा है उसका मैंने ये किसी सिंपल सा सवाल ये है कि इसका समीक्षा के बाद ही आपको क्लियर जवाब दिया जाएगा कहाँ कमी रह गई, कोई टिकट वितरण में रही हो या कोई संगठन में रही हो, तो वो उन चीजें खुल के सामने आएगी। आज अभी तो रिजल्ट आया है, अभी तो रिजल्ट आया है अभी चंद घंटों पहले, और उसके बारे में अभी कुछ कह दें तो ये जल्दीबाजी होगी। नहीं, कहीं ना कहीं आपको ये कहीं लगता है, भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी भाषण में भी बोला है कि पूरे 5 साल अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे को रनआउट करने में लगे हुए रहे, तो इस रनआउट का ही ये नतीजा है कि दोनों अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए रहे और जनता की तरफ उन्होंने नहीं देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई बात नहीं है। वो तो क्या आरोप प्रत्यारोप का दो पक्ष और विपक्ष लगाते रहते हैं, कहीं भी राजनीति के हम जाके देखेंगे, और शायद आपने भी राजनीति देखी होगी। बट वो चीजें नहीं है, वो कार्यशैली के अंदर कहीं बीच में नहीं आई। कार्यशैली हम जनता के बीच में रहे, जनता के कोरोना काल ले लो या कोई अन्य मुद्दे ले लो, उनके लिए हमने काम किया है। और वो काम के लिए यदि कोई कमी रही है तो उसकी हम समीक्षा, क्योंकि दौसा से आपके लगातार 2-3 मंत्री हार चुके हैं। दौसा की अगर बात की जाए 6 तारीख को, वो बात बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर परिणाम की बात आ रही है, तो परिणाम में एक हार रहा है तो दूसरा जीत रहा है। तो हारने और जीतने की बात के लिए जनता, जो दर्शक अभी बैठा हुआ है, वो दर्शक 6 तारीख को वापस से चैनल ऑन करे और देखे कि भाई क्या बात हुई है। ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो या तो आपको पार्टी ने कह के भेजा कि कुछ मत बोलिएगा इसके ऊपर, और या फिर आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जो हारा है और जो जीता है, हम अभी हमारी जो ग्राफिक टीम है वो बताएगी यहाँ पर कि जिस तरह से कैलाश वर्मा जो है वो बगरू से जीते हैं, तो कौन हारा है? जो सबसे पहले दूदू से जो प्रशांत बैरवा जीते थे, तो कौन हारा है? तो ये हारना और जीतना किस तरीके से हुआ, वहां पर कहीं क्या लैक रहा पर्टिकुलरली, तो सीट बाय सीट तो चर्चा करनी पड़ेगी। और चर्चा आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? देखिए स्क्रीन पर देखिए, कैलाश वर्मा जो है वो विजयी हुए हैं और दूसरा जो है वो कैंडिडेट कांग्रेस का हारा है। तो थोड़ा सा बताइए तो सही इस बारे में कि भाई कहां पर हुआ। आप 6 तारीख को बताएंगे, आज तो 3 तारीख है, 6 तारीख को तो पंकज जी है ना शौर्य दिवस मनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको कह देता हूं कि जो चीजें हैं, तो आज एक बात बताइए, जो रिजल्ट अभी चंद घंटों पहले आया है उसके बारे में अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। और क्या, जिसके कारण हमें कार्यकर्ताओं से बात करनी पड़ेगी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष से भी बात करनी पड़ेगी, जिला अध्यक्ष से बात करनी पड़ेगी, जो मंडल अध्यक्ष है उससे बात करनी पड़ेगी। सबसे निकल के जो सामने आएगा, आज सबको बिठा के आज कैसे बुलाया जाए, ये तो इम्पॉसिबल है ना। चंद घंटों बाद बुला के सब पूरे राजस्थान की मीटिंग करके और हम बता देगा हमारे की हारने की या हमारे कोई संगठन में सत्ता में कोई कमी। हम यहाँ पर ये बता देते हैं आपको कि कौन कौन हारे और कौन कौन जीते, उसका नाम जो है वो वहां पर ये हम अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए बताना चाहेंगे। तिजारा से बाबा बालकनाथ जीते हैं और इमरान खान कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जी, काफी हॉट सीट नजर आ रही थी ये। वहीं विद्याधर नगर की बात करी जाए तो विद्याधर नगर से दिया कुमारी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही है, उन्होंने जीत दर्ज की है और कांग्रेस से सीताराम अग्रवाल की हार हुई है। दिया कुमारी जी जो सांसद रह चुके हैं, हवा महल की बात करें, बड़ा सेटबैक जो है ये आर तिवारी के रूप में कांग्रेस को लगा। और पंडित बाल मुकुंदाचार्य पहली बार पॉलिटिक्स में एंटर हुए, 1.5 महीने पहले नाम आया और वो जीत गए हैं। भगवा जो है वो लहर गया है, परकोटे में नरेंद्र मोदी जी का रोड शो हुआ था। जी, वहीं बात आमेर की जाए तो आमेर से प्रशांत शर्मा कांग्रेस से हैं, उन्होंने जीत दर्ज की और सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी से हार चुके हैं। जी, ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक है। और यहां सिविल लाइंस ये बहुत रोचक है। गोपाल शर्मा पत्रकार पहली बार चुनाव मैदान में आए और प्रताप सिंह खचरियावास जैसे कैंडिडेट को उन्होंने हरा दिया, जो मुखर और प्रखर व्यक्तित्व रहा है, कैबिनेट राज्य सरकार के मंत्री रहे जब भी कांग्रेस बड़ा मंत्री रहा है, बड़ा मंत्री रहा है, बड़ा नाम है। वहीं बात अगर मालवीय नगर की करी जाए तो वहां से भारतीय जनता पार्टी से कालीचरण सर्राफ विजयी रहे हैं। वहीं कांग्रेस से अर्चना शर्मा की हार हुई है। जी, ये कार्यचरण लगातार दूसरी बार अर्चना शर्मा हारी है। और बगरू से अगर बात करें, डॉक्टर कैलाश वर्मा भारतीय जनता पार्टी से विजय रहे हैं और गंगा देवी कांग्रेस से उन्हें पराजय का मुख जो है वो देखना पड़ा है। बगरू से लगातार विजयी हो रहे हैं। बात अगर जोटवाड़ा की करी जाए तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ विजयी रहे हैं और कांग्रेस के अभिषेक चौधरी को उन्होंने हराया है। एग्जैक्टली और ये भी बड़ी हॉट सीट थी। हम लोग दूदू की बात करें तो प्रेमचंद बैरवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से विजय रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के बाबूलाल नागर, ये भी एक बड़ा नाम है और बहुत चर्चित भी रहा है अलग अलग चर्चित। जी, निवाई की अगर बात करी जाए तो निवाई से राम सहाय वर्मा ने जो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस से प्रशांत बेरवा की हार हुई है।
जी, ठीक है, यहाँ जी, पर हम निधीश। थोड़ी सी बात करते हैं झोटवाड़ा की, बिकॉज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर की ही बात है। पंकज मीणा जी, आप बड़े अच्छे तरीके से परिचित हैं उनसे, तो यहाँ पर अगर हम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी की बात करें, एक व्यक्ति जो आर्मी मैन रहा है, जिन्होंने खेलों में भारत का नाम जो है वो ऊंचा किया, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहा, जयपुर ग्रामीण के 2 बार सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रोजेक्ट किया एक विधायक के तौर पे और आगे बढ़ाया। यहां से उन्होंने बगावत का स्वर भी वो भी झेला, राजपाल सिंह शेखावत, उसके बाद में आशु सिंह सूरपुरा। किस तरीके से उन्होंने ये चुनाव को लड़ा, जीते और आगे का क्या लेकिन भूमिका देखते निधीश, हैं आप? इनका उत्तर लेंगे, लेकिन उससे पहले राजसमंद से हमारे संवाददाता दिनेश हमसे जुड़ने वाले हैं। जी दिनेश, क्या कुछ अपडेट है राजसमंद में विधानसभा क्षेत्र के जो चुनाव आज हुए हैं उनकी सीटों को लेकर, क्या कुछ अपडेट है? जी दिनेश। जी, राजसमंद जिले की कुल 4 विधानसभा हैं और चारों ही विधानसभा के ऊपर जो है भाजपा के जो प्रत्याशी है वो जीत चुके हैं और अब वो सारे जो प्रत्याशी हैं वो जीत के बाद में अपने समर्थकों के साथ बाजार में आ चुके हैं और वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। जी, सबसे बड़ी जीत अगर इन चारों की बात करी जाए तो किसने दर्ज करी है? जी, सबसे बड़ी जीत की बात करें तो अगर अपन वोटों की बात करें तो मतों की बात करें तो अपन राजसमंद विधानसभा से दीप्ति माहेश्वरी जो है उन्होंने 21,962 मतों से अपन जीत हासिल की है जी। और इसके अलावा जो राजसमंद की हॉट सीट रही है वो नाथद्वारा की रही है। नाथद्वारा में दरअसल यहाँ से कांग्रेस के जो दिग्गज थे डॉक्टर सीपी जोशी थे और काफी लंबे समय से वो यहाँ से विधानसभा से बने हुए हैं और करीब 5 बार वो मतलब विधायक भी रह चुके हैं। इसके बावजूद इस बार भाजपा के जो विश्वराज सिंह थे उन्होंने उनको शिकस्त दी है। जी दिनेश, राजसमंद की जनता में कितना कुछ उत्साह, कितना कुछ जोश आपको दिखाई दे रहा है? जी, पूर्वानुमान तो लगभग लग चुका था, उनको पहले से वो आश्वस्त थे किसी भी तरह से कि हम राजसमंद से चारों विधानसभाओं पर जीत हासिल करेंगे। एक जो सीट थी वो टक्कर वाली थी, वो थी नाथद्वारा की। नाथद्वारा को शुरू से ही हॉट सीट माना जा रहा था और यहाँ पर जिस तरीके से कश्मकश रही है, एक अनुमान लगा पूर्वानुमान। हाँ जी दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए, आगे भी जानकारी के लिए आपकी तरफ रुख करेंगे। ब्रेकिंग हम लोग ले लेते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 110 सीटों पर विजय हासिल हो चुकी है। रुझान की बात करें 115, लेकिन 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हो चुकी है। कांग्रेस को 66 सीटों पर और अदर्स जो है वो 14 सीटों पर उन्हें हासिल हुई है। सीपी जोशी एक बड़ा नाम, 1 वोट से हारे थे, 1 वोट से हारे थे भीमराज जी, केवल 1 वोट से, और फिर से सीपी जोशी जी के साथ में अक्सर ये होता है, क्या किस्मत साथ नहीं दे रही है या कुछ और हो रहा है? जी, सीपी साहब का वैसे तो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और ये अपने कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं और ये प्रोफेसर भी रहे हैं, पर ठीक है, अब जो भी रहा हो, आज जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया, उनका वोटों की कमी से वो हार गए हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये तो सीपी साहब को अपनी विधानसभा की रिपोर्ट आएगी तभी बता पाएंगे कि सीपी साहब को क्या महसूस हुआ और क्या उन्होंने कमियां रही जिसकी वजह से मतदाताओं ने उन्हें अस्वीकार किया। खैर, आज विश्लेषण करने का दिन है। जी निधीश, पंकज जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो पंकज जी से जो पहले हम लोगों ने राज्यवर्धन जी की बात की थी, बिकॉज बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्होंने संभाला है और उसके बाद में जो भी उन्हें दायित्व मिला उस दायित्व को उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। पंकज जी, जनरल राज्यवर्धन सिंह के अभी आगे जो भूमिका होने वाली है, ऐसा कुछ लगता है आपको उनके बारे में? देखिए, जीत हासिल हुई है, बड़ी जीत हासिल हुई है उन्हें। एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो कहीं भी फिट हो जाता है, वो किसी भी स्तर पे का अपना 100% देने को हमेशा सदैव तत्पर रहता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़। राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ पहले केंद्र में मंत्री रहे। अगर वैसे देखा जाए तो कई बार ऐसा लगता है कि जो आदमी केंद्र में मंत्री रहा है उसको विधानसभा चुनाव क्यों लड़ाया जा रहा है। और वो भी विधानसभा चुनाव भी जब एक बार जहां से लड़ाया गया, एक बार ऐसा लगा कि शायद कहीं फंस नहीं जाए, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि उनका सैनिक वाला जज्बा आज भी उनके अंदर जिंदा है और उन्होंने सब कुछ चुनौतियों को मात देते हुए आज 50,000 से ज़्यादा मतों से जीत हासिल की है। ये उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और सैनिक होने का एक परिणाम है, जिसके कारण से इतने बड़े आगे की क्या संभावनाएं देखते हैं इन शॉर्ट? पंकज जी, आगे की क्या संभावनाएं देखते हैं इन शॉर्ट? मैं भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए सभी 115 विधायकों की अच्छी संभावना देखता हूं और सभी को मैं शुभकामना देता हूं कि वो आने वाले 5 साल पूरे अपने राजस्थान की 8 करोड़ की जनता को सेवा के रूप में ये यादगार पल बना के जाए। चलिए, एक बिग ब्रेकिंग है विकास जी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि विश्वनाथ सिंह मेवाड़ नाथद्वारा सीट से वो जीत चुके हैं। विश्वनाथ सिंह मेवाड़ विश्वराज सिंह मेवाड़ जीते हैं, सीपी जोशी को हराया। विश्वराज सिंह मेवाड़
भारतीय जनता पार्टी से बिग ब्रेकिंग आप सभी दर्शकों के लिए। नाथद्वारा से कांग्रेस के सीपी जोशी हारे, कई मंत्रियों को मिली है शिकस्त, जिसमें बीडी कल्ला, प्रताप सिंह खाचरियावास, बहुत सारे नाम जो हैं वो शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है, 110 सीट पर वो 100 विजय का हासिल आंकड़ा, कर चुकी है। 100 का जो आंकड़ा है वो पार कर चुकी है। निर्दलियों का अब समर्थन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। जी पंकज जी, आपको क्या लगता है कि अगर निर्दलियों का समर्थन लेना पड़ता तो उससे सरकार कहीं ना कहीं जो काम करना चाहिए, जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती, लेकिन आपके लिए वो दिक्कत नहीं है फिलहाल? तो देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर हम 75 साल के लोकतंत्र का अनुभव देखें तो ये हमने पहले कई बार भुगता हुआ है, केंद्र में भी भुगता हुआ है, राज्यों में भी भुगता हुआ है, और यहाँ तक कि कई बार तो छोटी पार्टियों के कारण से भी विकास का जो क्रम है वो कहीं ना कहीं एक बार अवरुद्ध हो जाता है, उसकी गति थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो सरकार के बाद निर्णय करने को ताकत होती है और उसका फायदा निश्चित रूप से जनता को मिलता ही है। और आज जिसे अच्छे बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, मैं इसके लिए फिर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पूर्ण बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छू चुकी है। और अभी इस समय प्रदेश मुख्यालय पर जश्न का माहौल है। आपको सीधे ले चलते हैं प्रदेश मुख्यालय पर और किस तरीके का वहां पर उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जीत का जश्न आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से कार्यकर्ताओं का जी जी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका उत्साह आप देख रहे हैं। जनता में किस तरीके से जोश और उमंग का संचार हो रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। केंद्रीय मुख्यालय से संदेश प्रसारित हो जाता है। कोई सूचना आपको मिली कब संदेश प्रसारित हो रहा है, कब कौन बोल रहा है? निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर जश्न का माहौल है और इन 5 राज्यों में से 3 बड़े राज्य भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ जीते हैं, और मैं स्पष्ट बहुमत के साथ कहूंगा बम्पर वोटों के साथ जीते हैं जी। निश्चित रूप से जश्न भी होगा और मैसेज भी प्रसारित होगा। अभी तो आप इसका आज की जीत का आनंद लीजिएगा और जैसे ही कोई मैसेज प्रसारित होगा आप लोगों को सबसे पहले पता लगेगा। ऐसा सुनने में आ रहा है बाबा बालकनाथ को दिल्ली तलब कर दिया गया, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी किसी भी प्रकार की अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो बहुत सम्मानित हैं। तो अभी सभी कार्यकर्ता आज के दिन तो केवल जश्न मनाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि आज मोदी जी का कहीं ना कहीं हमको, प्रधानमंत्री जी का हमको आशीर्वाद और आशीर्वचन भी मिलेंगे। तो उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो समय है इस सब चीज़ों के अंदर, धीरे धीरे सारी चीज़ें सबके सामने से खुलासा होती जाएंगी। जी पंकज जी, जनता ने अपने उम्मीदों की चाबी आपको सौंप दी है, किस्मत का ताला खोलने के लिए तैयार हैं आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा, राजस्थान की 8 करोड़ जनता, 5.25 करोड़ मतदाताओं का हार्दिक आभार कि आपने हमको चुना, और आपने न केवल हमको चुना, हमको सेवा करने का मौका दिया, बल्कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। आप जिस प्रकार से बात कर रहे थे, कांग्रेस का लगभग पूरा मंत्रिमंडल हार गया है, और न केवल हारा है, दुर्गति हुई है। आप ये देखिए कि पूर्वी राजस्थान से जाहिदा खान करके एक मंत्री आया करती थी। वास्तव में कई बार शब्द यूज नहीं करना चाहिए, परंतु वो जाहिदा ना होकर इस जाहिदा से जुड़ा हुआ दूसरा शब्द उनके लिए होना चाहिए। वो ऐसी बदतमीज महिला थी जो हार गई। इसी प्रकार से लगभग सारे ही मंत्री आप जिनके ऊपर विश्वास करते थे वो सब हार गए। एक बड़बोले मंत्री की तभी आप चर्चा कर ही रहे थे। 66 लोग बैठने वाले हैं। 66 कोई छोटा नंबर नहीं होता है। 66 लोग बैठने वाले हैं। आपको इतना आप सोचें कि है ना हम कुछ भी करेंगे और वो है ना आपको सपोर्ट करेंगे। 66 लोग कम नंबर नहीं होता, बहुत है। 66 लोग में से एक तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, जो विपक्ष में रहते हुए कभी भी सदन में नहीं आते, उनका रिकॉर्ड है आज तक का। तो ये बात तो पहले वसुंधरा जी के बारे में भी कही जाती है। हाँ, तो इसलिए 66 है, अच्छी बात है, विपक्ष के नाते उपस्थिति रहेगी, ठीक बात है। विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमारे लोकतंत्र की यही खूबी है कि जहां जितना सत्ता पक्ष को सम्मान है उतना ही विपक्ष को भी सम्मान है। पंकज जी, यहाँ पर जो कि वसुंधरा जी की बात थोड़ी सी आई, यहाँ पर उनका जो है वो क्या कुछ आपको ऐसा समझ में आ रहा है? हालांकि आप जो डिप्लोमेटिक आपने आंसर दिया था कि भाई अभी सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है, लेकिन अभी 115 सीट
पर आप जा रहे हैं, 110 सीट पर तो विजय हासिल कर चुके हैं, तो मुख्यमंत्री के चौपर वसुंधरा जी को प्रोजेक्ट करना होता तो पहले ही कर चुके होते, और अब तो किसी के बैसाखियों की जरूरत ही नहीं है, ना निर्दलियों की और ना किसी पर्टिकुलर चेहरे की जो आपके लिए मजबूरी हो, तो किसे प्रोजेक्ट करना चाहिए? इवन वसुंधरा जी का क्या रोल रहने वाला है? देखिए, जहाँ तक बात है मुख्यमंत्री चयन की, ना केवल राजस्थान, मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए बता रहा हूँ जी कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि हम पार्लियामेंट्री बोर्ड अब बैठता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड एक नाम तय करता है और उसके लिए फिर हमारा राजस्थान में पर्यवेक्षक बनता है। राजस्थान के लिए वो विधायक दल का मन भी जानता है और इन सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद में विधायक दल की मीटिंग के द्वारा ही कितना दिन माने हम लोग इस सब प्रक्रियाओं के लिए? आज 3 तारीख को बैठे हैं। देखिए, 16 दिसंबर से पहले नए मुख्यमंत्री को शपथ लेना है, तो मैं ये समझता हूँ कि उससे पहले यानी कि मल मास आने से पहले ले लेंगे, ऐसा मानते हैं? निश्चित रूप से 16 दिसंबर मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की अंतिम तिथि है, तो उससे पहले शपथ निश्चित रूप से हो जाएगी। और जो मुख्यमंत्री भी बनेगा राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ करता हूँ 24 घंटे 365 दिन वो राजस्थान की जनता की सेवा के लिए बनेगा। और जो 5 साल की जो कुशासन था जिसके कारण से राजस्थान 20 साल पीछे हो गया, उसको सबको हम धोते हुए वापस राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने का काम करेंगे। चलिए, हम तो अगले 5 साल बाद में जी, नीतीश, विकास, तो पंकज जी, अगले 5 साल बाद में क्या ये रवायत आप बरकरार रखना चाहेंगे या रवायत में बदलाव करना चाहेंगे? एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, क्या अगले 5 साल बाद में फिर से बीजेपी? देखिए, इस तरीके से जैसा आप बता रहे हैं कि इस तरीके से काम करेंगे? राजस्थान की जनता का अगर हम पिछले 25 साल के वोटों का ट्रेंड देखें तो राजस्थान की जनता प्रो बीजेपी है। ये बात ठीक है कि पिछले 25 साल के अंदर एक बार आए भाजपा, एक बार आए कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस हुआ है, परंतु जब कांग्रेस आई है एक अल्पमत के साथ आई है। मैंने अभी पहले भी आंकड़े बताए कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। पिछली बार जब हम हारे थे केवल 1.5% वोटों से हारे थे हम, और इनको केवल 99 सीटें आई थी। फिर जैसा कि अशोक गहलोत जी बाजीगरी के अंदर माहिर हैं और उस बाजीगिरी को वो अपने आप को जादूगर कहलाना पसंद करते हैं, तो उस बाजीगिरी के कारण से उनके कभी 101 हो गए, कभी 107 हो गए, और जिनको वो बसपा वालों को अपना कहते थे उनकी जो पिटीशन है वो अंतिम दिन तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाई। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके कारण से राजस्थान पिछले 5 साल में पिछड़ गया। कहीं ना कहीं इनकी जो रेड रेस थी, चुआ दौड़ थी, उसके कारण से कांग्रेस के शासन के अंदर शासन था ही नहीं एक्चुअल में। तो जब नेतृत्व का अभाव होता है अभाव होता है तो अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ता है। वो हमने देखा भी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने राजस्थान को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बताया। एनसीआरबी के आंकड़े अपराध में राजस्थान को नंबर 1 बताते हैं। तो ये सब शासन के अभाव में हुआ और इसी को हम दूर करने का आने वाले 5 साल में थोड़ा सी बात यहाँ पर हम लोग देश के दूसरे प्रांतों की भी हल्की हल्की सी कर लेते। भीमराज जी, तेलंगाना में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो जो तेलंगाना में किया वो राजस्थान में नहीं किया, वो मध्य प्रदेश में नहीं किया और छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित रूप से नहीं किया। तो तेलंगाना में ऐसा क्या किया आपने जो अलग था और बाकी जगहों पर लग कर गया? देखिए सर, तेलंगाना में बीआरएस है और बीआरएस का शासन था, वहाँ बीजेपी थी नहीं, और वहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस उभर के सामने आई और कांग्रेस की योजनाएं उनको और कांग्रेस का रवैया वहाँ की जनता को पसंद आया और वहाँ की जनता ने कांग्रेस को चुना है। ठीक है, मतलब आपको जनता को रवैया पसंद आया कि वो भाजपा नहीं थी, इसका बेनिफिट मिला। अगर भाजपा होती तो फिर गड़बड़ हो जाता। भाजपा थी नहीं ना सर, वहाँ भाजपा को तो सिर्फ 1 सीट मिली हुई थी, भाजपा तो थी ना वहाँ। देखिए, अभी तो भाजपा को उससे ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब भाजपा ने कहीं से तो वो निकाला है। पंकज जी, भाजपा पहले ऐसा लग रहा था 1 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में ये था कि कुछ अप्रत्याशित रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो छत्तीसगढ़ में मिले, लेकिन उतने अप्रत्याशित नहीं मिले और कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला है तेलंगाना में। क्या कहना है आपका? देखिए, तेलंगाना में हम 1 सीट से आगे बढ़े हैं और 8 सीट पे पहुंचे हैं, तो और वहाँ 27 सीटें ऐसी हैं जहाँ हम सेकंड रहे हैं। तो मैं को समझता हूँ कि ये कोई बुरा आंकड़ा नहीं है जी, पर जब जिस राज्य में हम लंबे समय से हैं ही नहीं, हमारी उपस्थिति नगण्य मात्र है, वहाँ ये उपलब्धि में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी है। परंतु पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, यूपी, उसके बाद गुजरात और अब ये 3 राज्य, बीच में कर्नाटक में जरूर हमको सेटबैक लगा, परंतु एक चीज़ तय है कि आज की तारीख में भारत के अंदर विश्वास का कोई प्रतीक है, कोई गारंटी का, कोई शब्द का पर्यायवाची है तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी है। लेकिन ये विंध्याचल के ऊपर ही क्यों है? उसके नीचे अगर हम बात करें तो कहीं पर भी नहीं है। नहीं, देखिए, पार्टी संगठन को कर्नाटक आपके हाथ में है नहीं। अगर आप तमिलनाडु की बात करें, अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें, आप केरल की बात करें, किसी भी स्टेट की बात करें, विंध्याचल से नीचे किधर है? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने पहचान भी ठीक निकाले, विंध्याचल से नीचे हम नहीं है।
परंतु ये आज का प्रश्न नहीं है, ये लंबे समय से है। लंबे समय से ये है कि जब भाषा के आधार पे कुछ लोगों ने राजनीतिक दल अलग बनाए और उन्होंने उस चीज को अपने भाषा के आधार पे उन राजनीतिक दलों को वहाँ की जनता ने भी मजबूती दी। परंतु अब एक चीज ये देखिए कि जो 77 के चुनाव थे जी, उसमें जनता पार्टी एक बार पूरे बहुमत के साथ जीती, पर 77 के बाद में जब वो 2 साल बाद में वो सरकार गिर गई 79 में वापस जब कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ में आई, उस वक्त कांग्रेस की उपस्थिति लगभग पूरे भारत में समान रूप से थी। ठीक बात। परंतु 79 के बाद में कांग्रेस जिस तरह से एक एक स्टेट से गायब होती गई, कांग्रेस का रिप्लेसमेंट हमेशा वहां पे क्षेत्रीय दल बना और ये क्षेत्रीय दल ही जो है वहाँ की वो भाषा के आधार पे बने और उसी कारण से ये क्षेत्रीय दल जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन गए और उसके बावजूद भी अभी वहाँ कोई दूसरी उपस्थिति हो नहीं पाई है, तो जिसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी भी उन राज्यों में है नहीं। परंतु आप ये देखिए कि मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा, जैसे आज हमने तेलंगाना उपस्थिति दर्ज की है, उसी प्रकार से अभी साल भर पहले हमने पश्चिम बंगाल में एक बम्पर उपस्थिति दर्ज की थी, जहां पर पश्चिम बंगाल में हम लोग नहीं हुआ करते थे या 5-7 सीटें आती थी, वहां में एक साथ 73 सीटें जीते। पश्चिम बंगाल की आपने बात की, जिक्र में आपने किया पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में बहुत सारे ऐसा बात हुई कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ में जिस तरीके की चीजें हुई, तो वहां से निकल करके वापस से उनके लिए कंफर्टेबल जोन बन पाए, ऐसा पश्चिम बंगाल में दिखाई नहीं दिया। बिकॉज बहुत सुबह से हम लोग राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि हम देश में के जो कुछ प्रांत हैं उसकी बात भी करते चले। देखिए, रावण का शासन मिटाने में वर्ष लगे थे, कंस का शासन मिटाने में भी बहुत समय लगा था, रातों रात इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता। मैं इस बात को दूरदर्शन पर कहने से कभी नहीं हिचकिचाऊंगा कि पश्चिम बंगाल में हमेशा गुंडा राज रहा है। पहले वो सीपीआई के माध्यम से रहा और फिर उसको रिप्लेसमेंट तृणमूल के रूप में हुआ और वहां की जनता इस बात से त्रस्त भी है जी। और वही कारण है कि जिसके कारण से हमको 73 सीटें मिली वहां के पश्चिम बंगाल में और उसका परिणाम दुष्परिणाम भी देखिए कि जैसे ही चुनाव हुए तृणमूल कांग्रेस सरकार में आई, 1.5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए, गांव के गांव खाली हुए। क्यों? कि तृणमूल के गुंडों ने बिल्कुल सुनियोजित तरीके से सरकार के संरक्षण में आक्रमण कर दिया, जैसे कोई पुराने जमाने में कबीलाई युद्ध हुआ करता था, उस प्रकार से उन्होंने। चलिए, हम लोग पश्चिम बंगाल की बात की जगह अभी हम तो जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बैठे भीमराज जी, जो एक अलायंस बना जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INDIA की जगह घमंडी अलायंस का नाम दिया, तो क्या आपको लग रहा है कि उस अलायंस को वर्किंग स्टेट्स में कर ही नहीं पाया और चूंकि नहीं कर पाया इसलिए गड़बड़ हुई? सर जी, इंडिया अलायंस एक मिनट, यहाँ पर एक ब्रेकिंग है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस्तीफा दे दिया। इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए। 5:30 बजे हम कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल जी से मिलने जाएंगे और वहां पर इस्तीफा सौंपेंगे, वो इस्तीफा दे चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस्तीफा दे चुके हैं। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस्तीफा दे चुके हैं। जी भीमराज जी, हम जो बात कर रहे थे कि जो अलायंस बनाया था, उस अलायंस को प्रॉपरली वो केवल फोटो खिंचाने के लिए कि कभी बिहार में बैठक हो रही है, कभी मुंबई में बैठक हो रही है, कभी दिल्ली में बैठक हो रही है, सब लोग हाथ मिलाकर के खड़े हैं, लेकिन हाथ मिलाकर के खड़े तो हैं लेकिन मन में कुछ और ही है, जिसका परिणाम आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिला, आपको राजस्थान में देखने को मिला, कोई साथ में है ही नहीं। सर, इंडिया गठबंधन था वो, सर जी उसकी मीटिंग हुई थी और मीटिंग आपको पता है उसका फाइनल डिसीजन हो नहीं पाया और इसकी वजह से थोड़ा बहुत हमें नुकसान झेलना पड़ा और वो गठबंधन हो सकता है हम 2024 के अंदर उसको पूर्ण, यानी कि ये माने कि वो केवल केंद्रीय नेतृत्व के लिए है, मोदी के लिए है। एक बात मैं भी जोड़ना चाहूंगा, क्षेत्रीय चुनाव में भी हमें लेना था, पर वो कुछ इश्यू थे, उसकी वजह से हम उसको पूर्ण रूप से। क्या इश्यूज थे? उसकी समीक्षा बैठक में तो नहीं आएंगे ना इश्यूज? वो सब आएंगे सर, समीक्षा बैठक में सब इश्यू आएंगे, मैंने आपको बताया। चलिए, इश्यू पे तो समीक्षा होती रहेगी बाद में, लेकिन आप जो केंद्र में, भीमराज जी से मेरा प्रश्न है कि आप केंद्र में जिनके साथ में गठबंधन में थे, राज्य की बात करें, राजस्थान में बात करें, तो आप आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो गए, ऐसे में कैसे ये रण जीती जा सकती थी? सर जी, इतना बड़ा इंडिया गठबंधन जैसे बन रहा है, तो इंडिया गठबंधन के अंदर सर की अपनी अपनी मांगे होती हैं, अपना अपना क्षेत्र होता है, कोई क्षेत्रीय संगठन भी होते हैं, उनके साथ में गठबंधन किया जा सकता था राजस्थान में, लेकिन आप उनके अपोज में रहे, तो क्षेत्रीय कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी ये है कहीं ना कहीं।
क्षेत्रीय संगठनों से तालमेल नहीं बैठा, उसकी वजह से तो हमारे को ये आज बात करनी पड़ी है कि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर राजस्थान को हाथ से गंवाना पड़ा। यानी केंद्र में तालमेल बैठ रहा है, जब बात राज्यों की होती है तो राज्यों में तालमेल नहीं कुछ बैठ उनके इश्यू क्षेत्रीय इश्यू होते हैं जिनकी वजह से हमारा समझौता नहीं हो पाया, अदरवाइज तो हमारी सरकार आज हमें इस्तीफा थोड़ी देना पड़ता। चलिए भीमराज जी, एक प्रश्न आपसे और ले लेते हैं कि जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो उनका जो पर्टिकुलरली वोट बैंक है, अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, माइनॉरिटीज की बात करें, तो ये उनका एक पक्का वोट बैंक रहा है। क्या लगता है कि भाजपा ने इस वोट बैंक में भी सेंधमारी कर ली, जिसके कारण से वो भी जो पक्का था वो भी छूट गया और ऊपर वाला आपके पास में ढंग से आता ही नहीं था, और इसके कारण से परिणाम दर परिणाम आपको आपके हाथ से जो गेंद है ना वो बस फिसलती हुई नजर आ रही है हर बार। देखिए सर, वो तो मैं आपको बताया कि जो हमारा वोट बैंक है वो वोट बैंक आज भी कायम है। हो सकता है कि बीजेपी ने उसमें सेंधमारी की हो, या जो छोटे क्षेत्रीय दल है जैसे आम आदमी पार्टी है, सीपीएम है, बीएसपी है, आरएलपी है, उन्होंने इसके अंदर सेंधमारी करी हो। वो तो फाइनल रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा कहाँ किस ने कितना नुकसान किया है हमारे को, और कितनी सीटों में हम कम मार्जिन से आ रहे हैं, और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों ने कितने वोट लिए हैं, वो अब शाम को डिटेल आएगी तब पता चल जाएगा, उसके बाद स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। जी पंकज जी, जो सांसदों को विधायक के तौर पे जो चुनाव लड़ाया गया और उन्होंने जीत दर्ज की है, कहीं ना कहीं ये प्रयोग आपका सफल होता हुआ नजर आया? निश्चित रूप से अब आगे निश्चित रूप से ये प्रयोग हमारा सफल हुआ, परंतु मैं फिर एक बार वही बात कहना चाहूँगा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो इतना समर्पित है कि वो ये नहीं देखता कि मैं सांसद हूँ और विधायकी का चुनाव लड़ूँ। क्या एक सांसद के नीचे 8 विधानसभा होती है और उसको कहीं कैडर की चिंता नहीं, इसीलिए हमने देखे 7-7, 8-8 एमपीज को चुनाव लड़ाया और सबने बड़ी खुशी के साथ लड़ा, और लगभग एक आध को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग जीते भी हैं। तो ये प्रयोग निश्चित रूप से सफल ही माना जाएगा। जब पंकज जी एक सांचौर में देवजी पटेल को लेकर काफी कि कुछ कयास लगाया जा रहा था। जी नीतीश, सांचौर की बात कर लेते हैं। सांचौर में देवजी पटेल को सांसद से विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पे उतारा गया और काफी कयास लगाया जा रहा था कि उनको चेंज किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आखिर में वो चुनाव हार गए। नहीं, देखिए वहां हारने का तो बड़ा कारण ये रहा कि चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया, और जब ये इतना कोणों में चुनाव बटे जाता है तो फिर रिजल्ट मन मुताबिक भी नहीं आते और अप्रत्याशित ही होते हैं। तो इसमें परंतु जो जीते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, पहले बीजेपी के सिंबल से जीते हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए पंकज जी, हम लोग जब यहाँ पर चीजें चल रही थी, बात हो रही थी कि किस तरह से संगठन की बात है, किस तरीके से एक केंद्रीय नेतृत्व की बात है, हम थोड़ा सा डेटा आपको और बता देते हैं कि 115 सीटों का रुझान की तो बात है, लेकिन 114 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस समय जीत चुकी है। 114 सीट जीत चुकी है, यानी कि जो रुझान हम आपको बता रहे थे सुबह से एग्जैक्टली वही रुझान, वही परिणाम सामने आ रहे हैं। जी, अब तक हमें जो आंकड़े मिल चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 115 में से 114 सीटों पर जीत दर्ज करी है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करी जाए तो कांग्रेस ने 69 सीटों में से 68 सीटों पर जीत 66 सीटों पर जीत दर्ज करी है। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य ने 15 सीटों पर अब तक जीत दर्ज करी है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 114 सीटों पर जीत दर्ज करी है। वहीं कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस ने 66 सीटों पर अब तक जीत दर्ज करी है। वहीं बात अगर अन्य की करी जाए, जिसमें निर्दलीय भी है, कई अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी है, उसमें 15 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज करी है। जी एग्जैक्टली, ये बड़ी खबर है। पंकज जी, थोड़ी सी यहाँ से बात आपसे चर्चा ये भी जो रुझान के आसपास में नीतीश, जो रुझान सुबह से हम दिखा रहे हैं उसके आसपास में सीटों के जो जीतने आसपास भी नहीं, वो एग्जैक्ट जा रहे हैं। हमने 115 सीट पर आगे बताया, 114 सीट भाजपा जीत चुकी है, 1 सीट पर आगे चल रही है, यानी कि पूरे तरीके से जो डीडी राजस्थान ने आपको रुझान बताए वो एग्जैक्ट है। इसलिए विश्वास का एक प्रतीक दूरदर्शन हमेशा से रहा है, जो कहता है सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते। और राजस्थान के कोने कोने से हमारे संवाददाता सही और सटीक परिणाम देने के लिए अभी भी मुस्तैद है सुबह से ही। जो उनकी मेहनत का नतीजा है जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और हमने यहाँ बैठ करके उनके बारे में बात करें। पंकज जी, यहाँ पर एक और बात करें, इससे पहले भी भाजपा के जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि भाई 10 दिन पूर्व जो है चुनाव से हिंदुत्व को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया। मैं यहाँ से ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि यदि हिंदुत्व की बात ही अच्छे तरीके से की जानी होती है तो उसको थोड़ा पहले से अगर करें तो शायद आपको नहीं लगता कि और अच्छे तरीके से परिणाम जो है सामने आएंगे? ये लास्ट के कुछ दिनों में ही एक और शब्द में जोड़ना चाहूंगा, चुनाव प्रचार में तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण की भी काफी बात। जी बिल्कुल पंकज, देखिए बात है यहाँ हिंदुत्व की ना करके मुझे ऐसा लगता है कि आपको बात करनी चाहिए सबकी समानता की। पिछले 5 साल में क्या हुआ, आप इसको आंकड़े के देखिए कि कांग्रेस सरकार ने एक समाज को, एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए एक के बाद एक गलतियां करी गई। किस वर्ग की बात कर रहे हैं?
नहीं, निश्चित रूप से मुस्लिम वर्ग की बात कर रहा ठीक हूँ। मुस्लिम वर्ग की तरफ से कोई अपराध किया जाता है, कांग्रेस उसको ढकने की कोशिश करती है। हिंदुओं के कोई मंदिर तोड़े जाते हैं, कांग्रेस उसको ढकने की कोशिश इसका करती उत्तर है। लेना ही लेंगे हम भीमराज जी आपसे, आप नहीं, तैयार कोई रहिएगा। उत्तर नहीं है। अगर कोई उत्तर होता तो ये 5 साल में समाधान कर लेते। उधर अभी कौन तो से ये मंदिर तोड़े गए? एक मंदिर बता दिए। मंदिर तो भाजपा सरकार ने, वसुंधरा जी ने तोड़े थे, प्रताप सिंह जी उसके संघर्ष करे, आप उस पर बोलिए ना। जयपुर के प्रताप अंदर सिंह तोड़े तो खुद गए। हार गए, प्रताप सिंह तो खुद हार गए। आप एक मंदिर की बात करें तो मैं बता देता हूँ। आपने अलवर के राजगढ़ के अंदर एक 400 राजगढ़ साल में पुराना नगर मंदिर पालिका है। आपकी थी, भीम- वहाँ भीमराज जी एक बार सुन लेते हैं, भीमराज जी सुन लेते हैं, वहाँ भीमराज जी कांग्रेस का उसमें क्या दोस्त था? भीमराज जी और सुन दूसरा- लेते हैं, भीमराज जी सुन लीजिए, अभी समीक्षा बाद में करेंगे, अभी सुन लीजिए। हाँ, आप समीक्षा करने के बाद सारी बात बताना। परंतु समीक्षा नहीं, मैं तो हाथों-हाथी बता रहा हूँ ना। भीमराज जी जिसके सुन अंदर जो लीजिए, चीज़ है, उसके हाथों-हाथी बता भीमराज रहा जी हूँ। एक बार सुन लेते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी बारी आएगी जी। अलवर जी, के पंकज। अंदर राजगढ़ में आपने मंदिर तोड़ा, 400 साल पुराना मंदिर तोड़ा, और एसडीएम वहां खड़े रह के जेसीबी से तोड़वाया। एसडीएम कभी भी नगर पालिका का कर्मचारी नहीं होता, अधिकारी नहीं होता वो। और उसके बाद में आपने न तो उसको बनाया, अगर आपको ये लगता था कि भाई नगर पालिका ने गलती की है तो नगर पालिका को सस्पेंड करते और आप मंदिर दोबारा बना देते। ऐसे केवल और केवल खामखा गाल बजाई करने से कोई उपलब्धि नहीं मिलती। चलिए दूसरा मंदिर मैं आपको बता देता हूँ। आपने खाटू क्या हमारे सालासर बालाजी के वहाँ राम दरबार तोड़ा। पूरा सबने वीडियो देखा किस प्रकार से आपने जेसीबी चलाया और राम दरबार को आपने तोड़ा। वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तोड़ा है ना। वो तो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार की है, उसमें कांग्रेस को दोष देने से क्या मतलब? वो नेशनल हाईवे पे नहीं था और नेशनल हाईवे का भी गेट होते भी नहीं है। ये दूरदर्शन में बैठ के इस पर बचकानी बातें मत करिए। बचकानी नहीं, आप पढ़ लीजिए सर, रिपोर्ट पढ़ लीजिए। मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ सर, हम किसी प्राइवेट एफएम चैनल में नहीं बैठे। पंकज जी नेशनल हाईवे बन रहा है तभी तो तोड़ा है उसको। वो नेशनल हाईवे पे नहीं था। वो नेशनल हाईवे बन रहा है सर, वो नेशनल हाईवे बन रहा है तभी तोड़ा गया। कहिएगा भीमराज जी, एक एक करके बात करें। तीसरा बात जी। जयपुर के आमागढ़ के अंदर आपने आमागढ़ के अंदर Exactly, बिल्कुल ठीक बात है। आमागढ़ के अंदर मंदिर तोड़ा गया। तोड़ने वालों के ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने लगातार कई दिन तक आंदोलन किया, तब जाके उसका कोई समाधान निकला। ऐसे कितनी फहरिस्त बताऊं। करौली के अंदर दंगे क्यों हुए आपको क्या भीमराज जी आपको मालूम नहीं है? करौली के अंदर दंगे इसलिए हुए कि वहां हिंदू रैली निकल रही थी और उसमें हिंदू रैली में मस्जिद के ऊपर से प्लस एक जिम जो कि जिसका संचालक एक मुस्लिम था, उसके छत पे से पट्टियां फेंकी गई। आप कल्पना कर सकते हैं कब तक आप बसते रहेंगे इन बातों से? सरकार आज जनता ने आपको आईना दिखा दिया, उसके चलिए बावजूद भीमराज जी, आप आपके पास में इन प्रश्नों का उत्तर हो तो जरूर बताइएगा। हालांकि जो आपने कहा था कि पिछली सरकार में मंदिर तोड़े गए तो उसके लिए तो 2018 में आपको बिठा दिया गया था, पिछली सरकार को हटा दिया गया था। यानी कि अगर आप लोगों की आस्था के साथ में भीतरघात करेंगे, उनके साथ में आप दुष्प्रचार करेंगे तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। पिछली बार भाजपा ने भुगता, तो क्या आपने उससे सीखा नहीं सीखा, वही किया तो फिर परिणाम आपने भुगत लिया। खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसा नहीं है सर, मैं आपको बता देता हूं, इनके तुष्टीकरण की राजनीति करना भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। भाजपा हमेशा दो वर्गों को लड़वाने का काम करती है और दंगे करवाना इनका प्रथम धंधा है। लेकिन अब ये कभी बात नहीं करेगा हम शिक्षा के अंदर ये विकास करेंगे। कभी आप इनके नेताओं का भाषण ढूंढ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, कभी कहेंगे हम शिक्षा के अंदर ये नवाचार करेंगे, कभी आप राजस्थान में ये करेंगे, का जो परिणाम है करेंगे। तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण का जो तो परिणाम उसके अंदर ये नहीं बोलेंगे, पर इनका काम राजस्थान जो आज परिणाम भीमराज जी, आप जो बात कह रहे हैं divide उससे करके और ये इन परिणाम दंगे निकल के भड़काने सामने वाली आता है। राजनीतिक रोटियां भीमराज जी, सेकनी है। भीमराज अब जी, वोट कैसे जाएंगे सर? भीमराज जी, किसानों आप का जो बात आंदोलन कह रहे हैं, देख लीजिए, भीमराज जी, इन्होंने कभी आंदोलन जीवी का, कभी इनको भीमराज जी, खालिस्तानी का, भीमराज आप जी, उनका 750 किसान शहीद हुए गए। और भीमराज जी, आप जो ये बात कह रहे हैं लगातार उससे पिछले एक बात 3 निकल महीने के से सामने आरोप आ रही है कि प्रत्यारोप का आप दौर जो चल बात कह रहे हैं जनता उसे नहीं समझ रही है, क्योंकि जनता तो जो समझ रही है, बिकॉज़ जनता कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। पिछले 18 3 साल महीने से किसान आंदोलन को किसानों ने समझा, जब भी तो 13 महीने बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए तो पीछे नहीं हटे। लेकिन उसके आप बावजूद भी- इसके इनके अंदर आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। पिछले सरद मराठे कौन था जो ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये बताएगा किसानों को पिछले 5-6 महीने से तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की बात जो चल रही है। किसानों को बताएंगे क्या नोटबंदी के अंदर किसानों को ये बताएंगे जितना एग्रेसिव आप यहाँ हो रहे हैं, अगर कार्यकर्ताओं के सामने जोश खरोश में वो ये बात बताइए क्या कौन हुआ? तो स्पेनिश अधिकारी थे जो सुबह आते हैं और शाम को फ्लाइट पकड़ते हैं। भीमराज जी, पिछले 5-6 महीनों से पिछले 5-6 जो महीनों से भोपाल गैस त्रासदी में मुख्य आरोपी था, फ्लाइट तो उसने भी पकड़ी थी और कार तक पहुंचाने के लिए कौन गया था, उसका भी नाम था। हम उसके बारे में सबके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन बात यह है कि अगर नई राष्ट्रीय ये तो शिक्षा ताजा नीति उदाहरण है आती सर, किसान आंदोलन को पुराना थोड़ी है, ताजा उदाहरण है ताजा सर। उदाहरण भी देखने को मिलेगा, पुराना उदाहरण भी देखने को मिलेगा। बात यह है कि भारत की जनता, भारत का मतदाता कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, उसे मालूम है उसे क्या करना है। वो हिस्ट्री भी देखता है, सोशल मीडिया भी देखता है, फैक्ट चेक करता है, उसके बाद में आगे बढ़ता है। इसलिए कोई आदमी क्या कर रहा है, कोई पार्टी क्या कर रही है, तो उसका परिणाम, अगर आप परिणाम को ही सबसे पहले सुप्रीम मानते हैं तो परिणाम को सुप्रीम मानना पड़ेगा। आप हारे हैं तो हार को स्वीकार करना पड़ेगा। और जनता ने सही पार्टी को, सही उम्मीदवार को वोट दिया है, मत दिया है, जिताया है,
उसे सर आंखों पे रखना पड़ेगा। इसलिए क्रेडिट किसको देना है ये भी समझना पड़ेगा। क्रेडिट जनता को जाता है जी। सर, लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र जनता माई की बाप जीत होती है, हुई है, जनता कुल को जाता है। मिलाकर बिल्कुल। कुल मिलाकर लोकतंत्र की जीत हुई है। पंकज जी, जब हमारे डीडी राजस्थान की टीम ने जब पूरे राजस्थान का दौरा किया तो वहां पर कई समस्याएं निकल के आई, जिसमें मानगढ़ को, जो मानगढ़ धाम है उसको राष्ट्रीय स्मारक बनाने की चर्चा है। वो मुद्दा काफी दिनों से, काफी सालों से चल रहा है। बात नाथद्वारा की जाए तो नाथद्वारा में फ्रेट कॉरिडोर बनाने का मुद्दा काफी सालों से चल रहा है। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई। इसके अलावा राजस्थान के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और जो धार्मिक लिहाज से भी काफी कुछ महत्वपूर्ण है। तो जनता पिछले 10, 15, 20 सालों से लगातार इस मुद्दे को चाह रही है कि कोई राजनेता आए और उनको हल करे, ताकि वो एक पर्यटन सर्किट के रूप में, एक रिलीजन सर्किट के रूप में उभरे। जी, तो क्या आपको लगता है कि अब आप उस चीजों पर ध्यान देंगे? निश्चित रूप से आप जो बता रहे हैं उनकी सब पे ध्यान दिया जाएगा। पर आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं, हमारे जो कांग्रेस के बंधु, उन्होंने एक अच्छी बात कही, मुझे अच्छा लगा कि आपने चिंता तो करी। इन्होंने कहा कि क्या शिक्षा पे कोई काम करेंगे क्या। मैं छोटी सी बात कहूँगा, भीमराज जी, आप भी राजस्थान के निवासी, मैं भी राजस्थान का निवासी हूँ, आप भी गांव से आने वाले व्यक्ति, मैं भी गांव से आने वाले व्यक्ति हूँ। पर इतिहास उठा के देख लीजिए, राजस्थान के अंदर पंचायत स्तर पर मिडिल स्कूल से सेकेंडरी स्कूल करने का काम भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार ने किया। राजस्थान के अंदर सेकेंडरी स्कूल को पंचायत स्तर पर कंपल्सरी सेकेंडरी स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने का काम वसुंधरा राजे जी की सरकार ने किया। यानी राजस्थान की प्राइमरी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के अंदर जो माइलस्टोन है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तैयार हुए हैं। दूसरी चीज़, राजस्थान के अंदर आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले तक केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज राजस्थान के केवल 2 जिलों को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज है। राजस्थान, जयपुर के अंदर तो 2 मेडिकल कॉलेज है सरकारी, ये केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने किया। तीसरी बात, अगर आप जिस प्रकार से नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सबके बखान करते आते हैं, अगर एम्स और आईआईटी की संख्या देखी जाए तो आपके सरकारों के समय जब आपको एक लंबा शासन करने को मिला, 57, 58 साल, 60 साल आपको शासन करने को मिला, तो आपने नाम मात्र के 6 तो आईआईटी थे और 7 एम्स थे। आज हर राज्य के अंदर आईआईटी, हर राज्य के अंदर एम्स है। उसके बावजूद आप शिक्षा मॉडल को चैलेंज करते हैं। पिछले 30 साल से शिक्षा का एक जो ढर्रा चल रहा था, जिसमें लोग पासबुक और कुंजियां पढ़ के डिग्री हासिल कर रहे थे, उसको बदलने का काम हमने राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति बना के किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर अच्छे काम हुए हैं, अच्छे काम को स्वीकार करने की आदत डाली है। और अगर आपकी पार्टी ने कोई गलत काम किया है तो उसको भी स्वीकार करने की आदत डाली है। तो सर, गलत को आप भी तो स्वीकार कीजिए ना, किसान आंदोलन को स्वीकार कीजिए ना, आप स्वीकार कीजिए ना। और पिछली भाजपा सरकार में 15,000 स्कूल बंद हुए थे, आप उनको भी स्वीकार कीजिए। पाठ निकालने से काम नहीं चलेगा। एक बार मैं हमारे साथी के एंकर भाई के हमारे जो सवाल थे, मैं उसके ऊपर भी आ जाता हूँ। देखिए, शासन जब आता है तो शासन के पास एक विजन होना चाहिए। चलिए, मैं फिलहाल पंकज जी इस विजन की बात हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए चूंकि समय जो है वो 2047 का विजन जो संकल्प पत्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। जी विकास, रुझान अभी पूरे हो गए हैं। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, रुझान आपको दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 115 सीटें जीत चुकी है, वहीं कांग्रेस 66 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। वहीं अदर की बात करी जाए तो 15 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। फिलहाल समय हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी गेस्ट का एक बार फिर से मैं, डीडी राजस्थान की पूरी टीम बहुत बहुत आभारी है आपकी कि आप स्टूडियो में पधारे और बड़ी आराम के साथ में आपने अपनी विकास यहाँ पर जो चीजें हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 115 सीटों का हमने बताया था कि आगे बढ़ रहे हैं और 115 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो 66 सीट जो है वो कांग्रेस ने जीता है, 14 सीट जो है वो अन्यों ने जीता है। लेकिन बात अल्टीमेटली इस तरीके की है, भारत जो है, एक गीत की पंक्तियां थी कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, ये ध्वज जो है वो लहराते रहना चाहिए। आप कांग्रेस से हो या आप भारतीय जनता पार्टी से हो या आप आम आदमी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, लेकिन आपके हृदय में भारत के प्रति प्रभुता, उसके प्रति आत्मीयता है या नहीं, ये देश की जनता देखती है। और जब देखती है तो वोट देती है, बटन दबाती है, परिणाम सामने आता है और फिर हम बैठते हैं और ये चर्चा करते हैं। देश की जनता जानती है कि उसे किसको लेकर के आना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और शायद इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 की बात करते हैं, अमृत काल की बात करते हैं, तो आइए इस अमृत को थोड़ा सा हम लोग और चखें, इस लोकतंत्र को हम लोग और सशक्त बनाएं और इसी तरीके से इसे जीता जागता जीवंत बनाते हुए आगे बढ़े। आज बहुत ही अच्छी चर्चा सुबह से लेकर के अब तक लगातार हुई है। विकास और हमारे सभी साथी इसके लिए लगे। जी, उम्मीदों के एक नए सूरज का सूर्योदय होने की ओर अग्रसर है।
डीडी राजस्थान में आज के जनादेश 2023 के प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। हम सबको दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।